हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 3। और इससे पहले हमने 2 चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है और सबसे ऊपर वाली जो प्लेलिस्ट है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप उन दोनों चैप्टर को भी देख लेना, साथ में उनके क्वेश्चन आंसर भी देख लेना। क्योंकि मैंने पहले क्या किया है, पहले किसी चैप्टर की थ्योरी कराई है, किसी भी चैप्टर कोई भी चैप्टर पढ़ाया है, सब चैप्टरों को ऐसे ही पढ़ाया है। पहले उसकी थ्योरी कराई है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कराए, ताकि आप एक बार थ्योरी कर लेंगे उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो हमेशा के लिए वो चैप्टर आपका पक्का हो जाएगा। बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज आप जाकर इसी जो प्लेलिस्ट है इस पर क्लिक करके बाकी के 2 चैप्टर भी देख सकते हैं। और इन सारी प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके बाकी के 2 चैप्टर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है सरकार क्या है। सरकार क्या है, आपके दिमाग में आ रही होगी कि सरकार वही ना, जो नेता वगैरह जो होते हैं वही तो सरकार होती है। जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये सब मिला के सरकार होती है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इन सबको मिलाकर ही सरकार होती है। अब देखिए, आपके मन में ये आएगा कि इन सब की क्या जरूरत है। मतलब ये जो पद बनाए गए हैं, इनके ऊपर इतना पैसा खर्चा होता है कि इनको पेंशन भी देनी पड़ती है, इनको भत्ते भी देने पड़ते हैं, इनके आगे पीछे इतनी इतनी सारी गाड़ियां भी चलती हैं, तो देश का ही खर्च हो रहा है। तो आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि हमें सरकार की जरूरत ही क्यों पड़ी, सरकार की जरूरत ही क्या है। अब देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि अब जब भी जनता के साथ जो भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको कौन देखेगा? सरकार देखेगी। जो बाहरी देश के लोग हैं वो आक्रमण करने लगे, हमारे देश पर हमला करने लगे, मान लो पाकिस्तान के या चीन के या कहीं और के भी, अफगानिस्तान के, अगर हमारे देश पर अटैक करेंगे तो हमें कौन बचाएगा? हमें हमारी सरकार बचाएगी, है ना। और कई बार क्या होता है, हमारे देश में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपस में लड़ने लगते हैं, 2 समुदाय, जाति या किसी के भी नाम पर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो उस सबको कौन देखेगा? शांति कौन बहाल कराएगा? सरकार। सरकार करती भी है टाइम टाइम पर। प्लस जो अपराधी होते हैं जैसे चोरी डकैती, ये सब जो लोग हैं इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको भी सरकार कंट्रोल करती है ना। सरकार क्या करती है, जो अपराधी टाइप के लोग होते हैं उनके लिए कानून बना देती है कि अगर इस तरह से कोई अपराध करेगा तो उसको सजा होगी या उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या करती है, जो अपराधी टाइप के लोग होते हैं उनको भी नियंत्रित रखती है। और देखिए सरकार क्या काम करती है, सरकार ध्यान रखती है सभी लोगों की जन सुविधाओं का। यानी कि हमारे आर्टिकल 21 में भी लिखा गया है ये चीज कि हमें जीवन का अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत। और आर्टिकल 21 में ये लिखा गया है जीवन के अधिकार में कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना और रहने की सुविधा प्रत्येक नागरिक को दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? जन सुविधाओं के अंतर्गत आती हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, मतलब जनता में ऐसे होता है ना, कुछ लोग गरीब है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, कई जगह स्वच्छ पानी नहीं आ रहा। अब जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो बोरिंग करके पानी निकालते हैं उस तरह से पानी नहीं आता, उसको हम पी नहीं सकते, है ना। वो बहुत खारा पानी होता है और हाइजेनिक भी नहीं होता है, तो हम उसको नहीं पी सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या सुविधा कर रखी है कि गंगा और यमुना के पानी को फिल्टर करके घर घर टंकियों तक उस पानी को पहुंचाते हैं, ताकि जनता को ज्यादा असुविधा ना हो। अब बहुत से ऐसे इलाके हैं जैसे राजस्थान है, वहां पर क्या है, पानी बिल्कुल है ही नहीं, क्या ऐसा भी पानी नहीं है, वहां पर बोरिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहां पर एक नहर निकाली गई, इंदिरा गांधी नहर। उसके जरिए क्या है, वहां के जो लोग हैं उनके लिए पानी की सुविधा करी गई, ताकि वो लोग पानी पी सके, प्लस उससे कुछ फसल वगैरह भी उगा सके, ताकि उनकी आजीविका चले, यानी कि काम धंधे चले। तो जो सरकार है ये सब काम कौन करता है? सरकार करती है। अगर सरकार नहीं होगी तो रह ही नहीं सकते, सरकार नहीं होगी तो बहुत सारे लोग एक जगह रह ही नहीं सकते। सरकार होनी तो बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए, है ना। अब देखो, जैसे कोरोना आया हमारे यहाँ पर, तो कोरोना में क्या हुआ, सबके काम धंधे चौपट हो गए, कोई काम के लिए नहीं जा रहा है। अब किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो सरकार ने क्या किया कि 2 साल तक सबको फ्री में राशन दिया। क्यों दिया?
ताकि लोग भूख से ना मर जाएं। ये काम किसका था? ये सरकार का ही काम था। और किसने किया? सरकार ने ही किया, है ना। उसी तरह से कहीं बाढ़ आ जाती है तो वहां पर उन लोगों को सुरक्षित निकाल के लाते हैं, ठीक है। उनका जो भी नुकसान होता है थोड़ी बहुत मदद सरकार भी करने की कोशिश करती है। उनके घरों के लिए कुछ पैसे दे देती है ताकि वो घर बना सके। भूकंप वगैरह आता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे रेल दुर्घटना हो गई या कहीं पर आगजनी हो गई, इस तरह से कुछ भी दुर्घटना होगी तो क्या करती है? सरकार मदद करती है। ये सारे काम कौन करती है? सरकार करती है ना। अगर सरकार नहीं होगी तो ये सारे काम नहीं होंगे। अब सरकार हमारे लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे आपके घर में आपके पापा हैं या आपके बाबा हैं, ठीक है। कोई एक मुखिया होता है सभी घरों में, ज्यादातर घरों में पापा होते हैं, कुछ घरों में बाबा भी होते हैं। तो अगर वो लोग ना हो तो कौन देखेगा? कौन पैसे लेके आएगा? कमा के लेके आएगा? कौन बच्चों की फीस जमा करेगा? कौन घर के खर्च के लिए पैसे देगा? कौन बाहर से सामान लेके आएगा? दूध है, सब्जी है, ये सारी चीज कौन लेके आएगा? कौन देख रहा है? कोई घर का एक मुखिया है, वही तो देख रहा है, वही तो आपको पैसे दे रहा है घर को चलाने के लिए, है ना। और बच्चों में जैसे लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो पापा के साथ पास शिकायत जाती है। मम्मी भी किससे शिकायत करती है? पापा से, कि देखो इन्होंने, इन बच्चों ने ये काम नहीं किया और ऐसे ऐसे ये मेरे को तंग कर रहे थे। तो पापा क्या करते हैं? सबको डांटते हैं, फिर सबको समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे आप झगड़ा नहीं करो, घर में सब लोग प्यार से रहेंगे। तो ठीक वही काम, जो काम घर में घर का मुखिया करता है, आपके पापा जी या आपके दादाजी जो भी हैं घर के मुखिया, वो काम करते हैं। ठीक वही काम किसी भी देश में सरकार करती है, ठीक है। तो हमारा देश क्या है? एक परिवार जैसा ही तो है। ये हमारा जो भारत है, ये क्या है? एक परिवार जैसा है। हम लोग इसमें एक परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं। तो सरकार के लिए पूरा भारत एक परिवार है और वो अपने परिवार को उसके खाने की, पीने की सारी सुविधाएं देखता है। और उन सुविधाओं को देने के लिए उसके पास, सरकार के पास भी तो कुछ पैसे होने चाहिए। अब सरकार अपने घर से तो नहीं देगी, कोई भी नेता अपने घर से तो खर्च नहीं करेगा। उन सुविधाओं को आपको देने के लिए वो क्या करती है? आपसे ही टैक्स लेती है ना। हर चीज पर टैक्स होता है। आप टॉफी, चॉकलेट कुछ भी लेंगे मार्केट से तो सब पे टैक्स होता है। हर आदमी से वो टैक्स लेती है इन चीजों के जरिए, और बाद में उसी टैक्स को इकट्ठा करके आपके ऊपर ही खर्च कर देती है, यानी कि पूरी जनता के ऊपर ही खर्च कर देती है ना। अलग अलग तरीके से आपको लिए स्कूल खुलवा के, आपके लिए हॉस्पिटल खुलवा के। अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ना हो, स्कूल ना हो, तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे। सरकारी अगर चिकित्सा नहीं मिलेगी, यानी कि हॉस्पिटल नहीं होंगे, तो बहुत सारे लोग बिना इलाज के मर जाएंगे जिनके पास पैसे ही नहीं है इलाज कराने के लिए। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? सरकार देखती है। अब आपको समझ में आ गया ना कि सरकार क्या होती है। नेक्स्ट हेडिंग है आपके बुक में, सरकार के स्तर। अब देखिए, मैंने आपको इतना सारा काम बताया कि इतने सारे काम देखती है सरकार, ठीक है। अब सरकार कोई एक व्यक्ति तो नहीं होता, सरकार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। क्यों होते हैं? उनकी वजह यह है कि कोई एक व्यक्ति इतने बड़े देश को नहीं संभाल सकता है, इतने बड़े देश के काम नहीं देख सकता है। काम भी एक नहीं है, हजारों काम है, खाने का, पीने का, टैक्स का, लड़ाई झगड़े निपटाने हैं, और बाहर से भी कुछ चीजें जो देश में नहीं है वो बाहर से मंगानी है। कुछ चीजें जो हमारे देश में ज्यादा हो रही हैं तो उनको बाहर बेच के उनसे पैसे आ जाते हैं, तो हम उनसे दूसरी चीज खरीद लेते हैं देश के लिए। तो कोई एक व्यक्ति ही इन सारी चीजों को नहीं देख सकता। उसके लिए क्या किया गया है कि सरकार के 3 स्तर बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए किस तरह से सरकार के स्तर बनाए गए हैं। सबसे छोटे स्तर की हम बात करते हैं। सबसे छोटा स्तर है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार क्या होती है? जैसे आप गांव में या कस्बे में कहीं तो आप रहते होगे, ठीक है। अगर आप गांव में रहते होगे तो आपने देखा होगा कि गांव का एक प्रधान होता है ना। हर गांव का एक प्रधान होता है। जो बहुत ज्यादा छोटे गांव होते हैं जिनमें मतलब गिनती के घर होते हैं, तो 2-3 गांवों को मिलाकर फिर एक प्रधान बना देते हैं। तो वो उस प्रधान का क्या काम होता है? उस प्रधान का ये काम नहीं होता कि वोट मांगो, जीत गए, प्रधान बन गए और आराम से रह रहे हैं और एक रुतबा है कि हम प्रधान हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि प्रधान बन गए तो ये बहुत ऊंची पोस्ट पे हो गए, ये हो गया है, दिखावा हो रहा है कि हमारे पास शक्ति आ गई है, हम 5 साल के लिए प्रधान बन गए। तो वैसा नहीं होता। प्रधान को क्यों चुना जाता है?
कि उस गांव से संबंधित जितनी भी समस्या है वो देखेगा। कौन देखेगा? प्रधान देखेगा। ठीक है, प्रधान के कुछ अधिकार निश्चित होते हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करके वो पूरे गांव की व्यवस्था देखेगा। जैसे गांव में रोड नहीं है, ठीक है, गांव में स्कूल नहीं है, गांव में चिकित्सा की सुविधा नहीं है ना, गांव में कोई भी समस्या है, तो उन सारी समस्याओं को कौन देखेगा? प्रधान देखेगा। प्रधान अपने गांव की रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को आगे अधिकारियों को देगा, सेक्रेटरी को देगा, और सेक्रेटरी उस रिपोर्ट को ऊपर तक लेके जाएगा ताकि जो गांव है उसका विकास हो सके। ठीक है, तो स्थानीय स्तर पर कौन होती है? पंचायती राज होता है। ठीक है, पंचायती राज या गांव के जो प्रधान वगैरह होते हैं ना, उसको बोलते हैं पंचायती राज होता है ना। इसको हम डिटेल में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है पंचायती राज का, हम उसमें ही देखेंगे। तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मोटी मोटा आपको समझा रही हूँ, क्योंकि बाद में हम चैप्टरों में इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है गांव का प्रशासन, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है नगर प्रशासन। देखो, जिस तरह से गांव के काम के लिए एक मुखिया नियुक्त किया जाता है, जिसे हम प्रधान बोलते हैं, उसी तरह से जो शहर होते हैं उनमें भी उनका भी प्रशासन के लिए क्या कर दिया जाता है? एक नगर प्रशासन उनका भी अलग होता है। ठीक है, उसको चेयरमैन भी बोलते हैं नगरों में। कई नगरों में उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। कई जगह अलग मेयर भी बोलते हैं, कई जगह वो भी बोलते हैं। तो इस तरह से होते हैं। ठीक है, हर शहर का अलग अलग होता है। ठीक है, शहरों का तो अलग अलग ही होता है, लेकिन गांव कई बार बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, क्योंकि ये जो प्रधान चुने जाते हैं या मेयर या चेयरमैन जो चुने जाते हैं, ये जनसंख्या के हिसाब से चुने जाते हैं। ठीक है, कोई भी जो नेता जिस भी सीट के लिए चुनाव लड़ता है, वो जो सीट का हिसाब होता है वो गांव या कस्बों के हिसाब से नहीं होता, वो किसके हिसाब से होता है? जनसंख्या के हिसाब से होता है। जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से ही नेता खड़ा होगा वहां से चुनाव के लिए। ठीक है, तो जो छोटे शहर होते हैं वहां पर चेयरमैन होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं वहां पर मेयर होते हैं, है ना। तो आप देख लेना, आप जैसे शहर में रह रहे हैं, आपके शहर के हिसाब से मेयर होगा या चेयरमैन होगा, और गांव में तो प्रधान ही होता है, ये सबको ही पता है। ठीक है, अब देखिए, इससे ऊपर का जो स्तर होता है स्थानीय सरकार हो गया, नीचे का स्तर, बिल्कुल नीचे का स्तर। अब इससे ऊपर का स्तर कौन सा होता है? राज्य स्तर। इसको राज्य स्तर भी बोलते हैं या प्रांतीय सरकार भी बोलते हैं, क्योंकि प्रांत को राज्य भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेट भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रांतीय सरकार। अब देखिए, जो प्रांतीय सरकार होती है उसमें कौन कौन लोग होते हैं? जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, आपकी विधानसभा होती है, ठीक है, विधायिका होती है या विधान परिषद होती है। ये सब किस में आते हैं? ये सब आपके आते हैं राज्य स्तर की सरकार में, है ना। तो राज्य स्तर की सरकार क्या देखेगी? सब राज्यों का अलग अलग मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अलग होगा, उत्तराखंड का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, और आपका मेघालय का अलग, इसका मध्य प्रदेश का अलग, छत्तीसगढ़ का अलग, उड़ीसा का अलग। सबके जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों को देखते हैं, अपने अपने राज्यों की समस्याओं को देखते हैं, अपने अपने राज्यों के काम को देखते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या है तो राज्य के अंतर्गत वो उसका कौन देख रेख करेगा? उसकी देख रेख करेगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों आपस में मतलब मिलजुल कर काम करते हैं, और जो राज्यपाल होता है वो जो राज्य का जो काम होएगा उसकी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा कि इस तरह से काम हो रहा है राज्य में। तो आपको समझ में आ गया है राज्य स्तर की सरकार कौन सी होती है ना। पता चल गया ना आपको राज्य स्तर की सरकार कौन सी होती है? जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, ये सब किसके अंग है? राज्य सरकार के ही अंग है। नेक्स्ट देखते हैं हम राष्ट्रीय स्तर की सरकारें या संघीय सरकारें। देखो, राष्ट्रीय स्तर की जो सरकारें होती हैं वो किस तरह की होती हैं? जैसे हमारी जो संसद है वो क्या है? राष्ट्रीय स्तर की सरकार है। अब मैंने आपको बता दिया, गांव का और शहर का काम कौन देखेगा? स्थानीय सरकार देखेंगी। जो भी होगा, मेयर होगा या प्रधान होगा, जो भी होगा वो देखेगा। राज्य का काम कौन देखेगा? मुख्यमंत्री देखेंगे, और विधायिका के साथ मिलकर देखेंगे। कौन देखेंगे? मुख्यमंत्री जी देखेंगे। ठीक है, अब उसी तरह से केंद्र का काम कौन देखेगा? अब केंद्र का काम कौन देखेगा? केंद्र का काम देखेगी संसद।
ठीक है। और संसद देखेगा प्लस कौन देखेगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और जो प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट, यानी कि संसद के ही कुछ सदस्य होते हैं कैबिनेट में। प्रधानमंत्री और संसद क्या देखेंगे, वो देखेंगे पूरे देश को। पूरे देश को देखने का काम किसका है, प्रधानमंत्री का और उसकी संसद का। ठीक है, पूरे देश में किस तरह के कानून बनाने हैं, क्या करना है, किस तरह की सुविधाओं की कमी है, उनको कैसे उपलब्ध कराना है, शिक्षा किस तरह से देनी है बच्चों को, सारी चीज कौन देखेगा, संसद देखेगी, प्रधानमंत्री जी देखेंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया गांव के स्थानीय स्तर पे कौन, गांव और शहर में कौन देखेंगे, मेयर, प्रधान देखेंगे। राज्य स्तर पर ये देखेंगे। अब देखो ये अपनी रिपोर्ट आगे भेजेंगे, राज्य की तरफ भेजेंगे कि भाई इस गांव में ये सुविधा चाहिए, इस गांव में ये सुविधा चाहिए, तो आप हमें इतने पैसे दे दो, है ना, या फिर इतना अनाज भिजवाओ लोगों के लिए, या इतना फर्नीचर भिजवाओ स्कूलों के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे गांव हैं, गांव ने अपनी रिपोर्ट कहां तक पहुंचाई, राज्य तक पहुंचाई, और राज्य अपनी रिपोर्ट कहां तक पहुंचाएगा, केंद्र तक। ठीक है, वो केंद्र से जाके कहेंगे कि आप इस राज्य में इतने पैसे की जरूरत है, आप इतने पैसे उपलब्ध कराइए। तो इस तरह से क्या चलता है, इस तरह से हमारा देश चलता है। और कौन चलाता है, हमारी सरकार चलाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। अगर आपको फिर भी कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक आपको शॉर्ट वीडियो बना के भेज दूंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सरकार एवं कानून। सरकार कैसे चलाती है देश को, उसके लिए सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। हर चीज के लिए कानून है, जैसे टैक्स वसूलती है ना। अब सरकार कहां से पैसे खर्च करेगी, सरकार के पास पैसे थोड़ी ना होते हैं, सरकार आपसे ही टैक्स लेती है और फिर उस टैक्स को आपके ऊपर ही लगाती है। तो उसके लिए क्या है, सरकार ने नियम बनाए हुए हैं कि इतने से इतनी सैलरी वाला इतना टैक्स देगा, इतने से इतनी सैलरी वाला इतना टैक्स देगा। प्लस अब देखिए और भी जो कानून है वो किस हिसाब से बनाए हुए हैं कि अगर ये अपराध करेगा तो इतनी साल की सजा है, ये अपराध करेगा तो इतनी साल की सजा। तो हर चीज के लिए सरकार अपने हिसाब से कानून बनाती है। और हर देश के जो कानून होते हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, एक जैसे कानून नहीं है, पूरे विश्व में एक जैसे कानून नहीं है। हर देश में अपनी जरूरतों के हिसाब से नियम बनते रहते हैं और आगे उन नियमों में बदलाव भी होते रहते हैं। ठीक है, उस एक उदाहरण आपके बुक में दिया हुआ है कि जो ट्रैफिक के जो रूल होते हैं उन्हें सरकार बनाती है। जैसे हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, रेड लाइट होगी तो आपको गाड़ी रोकना है, ग्रीन लाइट होगी तो आपको जाना है। ठीक है, तो इस तरह से सरकार नियम बनाती है और जो इनका पालन नहीं करेगा उसको इतना जुर्माना देना पड़ेगा या इतने दिन की उसको सजा लेनी पड़ेगी। तो ये सब सरकार कैसे बनाती है, सरकार कैसे चलाती है देश को, कानून बना के। कानून बना के सभी लोगों के जो दायरे हैं वो सीमित कर दिए जाते हैं ताकि जो लोग हैं वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए और जो देश है वो सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहे। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको घर का उदाहरण दिया था, तो मैंने क्या बोला था कि आपके जो बाबा हैं या आपके पापा हैं वो घर को चला रहे हैं, तो वो क्या क्या करते हैं, सबके सबके काम बटे होते हैं। जैसे मम्मी का काम होता है खाना बनाएंगी, ठीक है, ज्यादातर घरों में जो अम्मा होती हैं वो दूध लेके आती हैं, सब्जी लेके आती हैं, है ना। बाबा का कुछ और काम होता है, पापा बाहर पैसे कमाने जाते हैं, बहन भाई सब आपके पढ़ने जाएंगे, उनका ये काम है कि भाई आपको पढ़ना है अच्छे से ताकि आपका भविष्य सुधर सके। तो ये सारे जो नियम हैं ये किसने बना रखे हैं, आपके पापा ने बना रखे हैं। आपको 6 बजे उठना है, किसी किसी घर में तो 5 बजे भी उठा देते हैं, हमारे घर में 5 बजे उठा देते थे हमारे पापा हमें। तो ये सारे जो नियम है, नियम बना के उन्होंने क्या कर रखा है, सभी सदस्यों को समझा रखा है कि इन इन नियमों पे चलना है ताकि जो घर है व्यवस्थित तरीके से चल सके। जिन घरों में ये इस तरह के नियम नहीं होते हैं उन घरों में हमेशा कलह रहती है, कलेश रहता है और उनका कोई विकास नहीं हो पाता है। वो लोग जहां हैं वो हमेशा वहीं रहेंगे क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से वो नहीं चल रहे हैं। लेकिन सरकार इसी तरह से पूरे देश को कंट्रोल करती है और हमारे सरकार जो है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही है, तो हमारे देश की दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है। अब वहीं आप अपने पड़ोसी देश को देख लो, बांग्लादेश को देख लो या पाकिस्तान को देख लो, सभी लोग लगभग लगभग बराबर बराबर आजाद हुए हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया तो, पाकिस्तान और भारत तो साथ में ही आजाद हुआ है, तो भी उनका विकास देख लो और हमारा देख लो। ठीक है, वहीं आप बांग्लादेश का देखेंगे, ठीक है, बांग्लादेश का देखो आप, 1971 में हो गया था ये भी आजाद,
ठीक है, ये भी भारत ने कराया था। और अब भी इसका विकास देख लो, कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग चोरी छुपे रात बरात हमारे यहाँ घुस जाते हैं, यहाँ के बांग्लादेश के, और यहाँ पर क्यों आते हैं? क्योंकि उनको अपने देश में रोटी खाने के लिए नहीं है, तो वो वहां की लड़कियां भी, वहां के लड़के भी आ जाते हैं हमारे देश में कुछ काम धंधा ढूंढने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ना कि सरकार कानून क्यों बनाती है, ताकि जो पूरा देश है उसको सिस्टमेटिक तरीके से वो चला सके, सुचारू रूप से चला सके। नेक्स्ट देखते हैं सरकार के प्रकार। देखो, सरकार के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, देखो, सरकार का एक प्रकार होता है राजतंत्र। आपने सुनी होगी जब आप छोटे होगे तो राजा रानी की कहानियां। ठीक है, तो राजतंत्र में क्या होता है? राजा होता है। ठीक है, राजा होता है, और राजा अपने हिसाब से लोगों को काम पे रखता है। जो उसके मंत्री वगैरह होते हैं वो अपने हिसाब से रखता है, जिसको मन करेगा उसको रखेगा, जिसको मन नहीं करेगा उसको नहीं रखेगा। ठीक है, और जो राजतंत्र होता है उसको हम बोलते हैं राजतंत्र, जिसमें राजा का शासन होता है। राजा अपने हिसाब से शासन करता है, किसी का हस्तक्षेप नहीं देखता है वो, है ना। और जो उसका मन करेगा वो वैसा करेगा, वो राजा की मर्जी है। राजा खुद नियम बनाएगा, खुद उनको पालन करवाएगा, सब कुछ खुद ही करेगा। उसमें जनता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जनता आंदोलन नहीं कर सकती, नहीं तो क्या करेगा राजा? उनको जेल में बंद कर देगा। जो राजा के खिलाफ बोलेगा वही जेल में जाएगा। तो जो राजतंत्र होता है उसमें जनता उनके खिलाफ नहीं बोल सकती है। अब जैसे कहने को चीन में लोकतंत्र है, लेकिन पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं है। वहां की जो मीडिया है वो सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती है। अगर वो वहां की मीडिया कुछ भी, जैसे हमारे दिखाते रहते हैं ना टीवी में, आप देखते होंगे मोदी सरकार ने ये काम गलत किया, बिहार में इतने पैसे लिए खर्च के लिए लिए गए लेकिन लगाए नहीं गए, वहां की रोड इतनी खराब है। ठीक है, जगह जगह का आता रहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये सुविधा नहीं दी बच्चों को पढ़ाई के लिए, या यहाँ पर घोटाला करा, बिहार में ये घोटाला करा, मध्य प्रदेश में ये घोटाला करा। सरकार के खिलाफ यहाँ के लोग छाप सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है? लोकतंत्र है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं कर सकते। राजतंत्र में आपको वही बोलना पड़ेगा जो राजा को अच्छा लगेगा। ठीक है, अब किसी भी व्यक्ति को अपनी बुराई तो अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो चीन में क्या करते हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलता है ना उसको जेल में बंद कर देते हैं, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। तो राजतंत्र में आपको समझ में आ गया, राजा का शासन होता है। राजा भी अगले राजा को खुद ही चुनता है कि अगला राजा कौन होएगा, उसका बेटा है या उसका भाई है, जो भी होगा वो खुद ही चुनेगा। ठीक है जी, ये राजतंत्र होता है। और वो अपने हिसाब से ही जो मंत्री परिषद होती है या उसके मंत्री होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनको वो अपने हिसाब से रखता है और अपने हिसाब से ही काम कराता है। जनता को राजा से कोई भी सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, वो राजा गलत कर रहा है तब भी सही है, सही कर रहा है तो भी सही है। तो ये तो उस प्रजा की किस्मत है कि उसको अच्छा राजा मिले या बुरा राजा मिले। कई बार अच्छे राजा भी हुए हैं, हमारे देश में भी हुए हैं, और की भी सुनाई आई है, और कुछ जगह गलत भी रहे हैं। काफी ज्यादा शोषण भी रहा है जनता का। ठीक है, अब ये तो हो गई आपके राजतंत्र की बात। अब हम देखते हैं लोकतंत्र, क्योंकि जो सरकारें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है राजतंत्र और दूसरी होती है लोकतंत्र। अब देखिए हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। ठीक है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, ये आपके लोकतंत्र की परिभाषा है। इसका मतलब ये है कि जनता खुद तय करेगी कि उसके लिए क्या नियम बनाए जाएंगे, और वो जो नियम बनाए जाएंगे वो जनता पे ही लागू होंगे। ठीक है, और एक तरह से क्या हो गया, जनता खुद ही अपने ऊपर शासन कर रही है ना। अब देखिए जो हमारा देश है उसमें सीधे तो जनता अपने आप शासन नहीं कर रही है। ठीक है, अपने आप तो रूल नहीं बना रही, आप हम तो रूल नहीं बना रहे हैं अपने लिए। तो क्या होता है? ये होता है कि जनता जो है प्रतिनिधि चुनती है अपना। प्रतिनिधि लोकतंत्र चल रहा है हमारे देश में। जनता क्या करती है? अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनती है, यानी कि जो आप वोट डालने जाते हो तो आप किसी एक नेता को चुनते हो। मान लीजिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, चलो स्थानीय सरकार तो आपको अच्छे से समझ में आया, हम राज्य की बात करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो? आप करते हो किसी एमएलए को चुनते हो। ठीक है, आप किसी एमएलए को चुनेंगे और वो सारे एमएलए मिलके किसी एक मुख्यमंत्री को चुनेंगे। तो अगर आप
आपको जो भी पार्टी जितानी होगी आप उसको वोट डालेंगे, ठीक है। आपको मोदी सरकार जितानी होगी उसको वोट डालेंगे, कोई और सी सरकार जितानी होगी तो उसको वोट डालेंगे, कांग्रेस को वोट डालेंगे, किसी को भी वोट डालेंगे। तो आप किसको वोट डालेंगे? आपका जिसका मन करेगा, जिस पार्टी को जिताने का मन करेगा आप उस पार्टी को ही वोट डालेंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये डिसीजन कौन ले रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा या प्रधानमंत्री कौन बनेगा या आपका मेयर कौन बनेगा या आपका गांव का प्रधान कौन बनेगा, किसके हाथ में ये डिसीजन? ये डिसीजन है आपके हाथ में, ये डिसीजन है जनता के हाथ में, है ना। ये डिसीजन है उस देश के लोगों के हाथ में कि वो चाहे जिसको भी बना दें, और वो बनाएंगे कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि जनता द्वारा, यानी कि जनता चुनेगी, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए जनता का शासन। तो जनता खुद ही चुनती है अपना नेता, जो भी जनता को अच्छा लगेगा, जनता को लग रहा है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा काम करेगा, ये हमारी देखरेख करेगा, तो जनता खुद उसको चुनती है और वो क्या करते हैं? जनता के लिए काम करते हैं, ठीक है। आगे समझ में ना आपको? आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे। जी थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए माफी चाहती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम। आपको समझ में आ गया ना कि लोकतंत्र क्या होता है? अब देखिए लोकतंत्र की जो शुरुआत थी, ठीक है, जब लोकतंत्र की नई नई शुरुआत हो रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध, सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो देश थे वो आजाद होने लगे थे, ठीक है, आजादी का दौर आ गया था और जो देश थे वो सेपरेट होने लगे थे और वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी। लोग अपने अपने अलग अलग देशों में, जैसे अमेरिका है और भी बहुत सारे देश हैं जिनमें लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी। लेकिन आप इसका मतलब ये मत समझना जैसे अब हमारे यहाँ लोकतंत्र है वैसा ही लोकतंत्र पहले था। पहले ऐसा लोकतंत्र नहीं था। पहले क्या था कि कुछ लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। कुछ लोग, यानी कि गिने चुने लोग ही वोट डाल सकते थे। और उन लोगों का मतलब कैसे निर्धारित किया जाता था कि कौन वोट डालेगा कौन नहीं वोट डालेगा? तो वो व्यक्ति वोट डालने का अधिकारी था जिसके पास घर का मकान है, संपत्ति है, जो कम से कम पर डे का इतना अर्न कर रहा है जितना एक मजदूर कर रहा है। जैसे आजकल मजदूरी है 500 रुपए, तो कम से कम उस व्यक्ति की जो सैलरी है वो 1500 होनी चाहिए, ठीक है। वो शिक्षित होना चाहिए, यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी जिस व्यक्ति में होंगी केवल वही वोट डाल सकेगा। शिक्षित भी होना चाहिए, उसकी पर डे वो ज्यादा पैसे कमाना चाहिए, कम से कम मतलब जो मजदूर है उनसे 3 गुना ज्यादा पैसे कमाना चाहिए, प्लस उसके पास घर जमीन जायदाद भी होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया था यूरोप में, है ना, वोट डालने का। उसी तरह से अमेरिका में भी था, फ्रांस में भी था, रूस में भी था। अभी आप जब 9th और 10th की बुक पढ़ेंगे तो उसमें क्रांति दी हुई है, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो वहां पे इन सारी चीजों को बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि ये पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि कौन वोट डाल सकता है कौन वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। तो पहले ऐसे चलता था। बाद में जब हमारे यहाँ भी ये स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी और गांधी जी, नेहरू जी, ये सारे लोग हमारे लिए लड़ रहे थे, तो उनके दिमाग में ये चीजें चल रही थी कि वहां पर जो महिलाएं हैं, जो यूरोप की महिलाएं हैं, जो अमेरिका की महिलाएं हैं, वो क्या अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी। किसके लिए लड़ रही थी? वो लड़ रही थी अपने मताधिकार के लिए। देखिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ, आपकी बुक में ही लिखा है, महिलाओं द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मताधिकार के लिए आंदोलन किए गए जिन्हें अंग्रेजी में सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट डालने का अधिकार, यानी कि जो अमेरिका की महिलाएं हैं, इंग्लैंड की महिलाएं, फ्रांस की महिलाएं, वो भी वोट नहीं डाल पाती थी जब शुरुआती लोकतंत्र था। बाद में उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इतने ज्यादा आंदोलन करे कि उनको बाद में जो अमेरिका था उसने 1920 में अधिकार दिया कि महिलाएं भी वोट डाल सकती हैं, और 1928 में इंग्लैंड ने अधिकार दिया कि महिलाएं भी वोट डाल सकती हैं। आपके मन में आएगा कि उससे पहले क्यों नहीं बोला महिलाओं ने कि हमें भी वोट डालनी है, या उस दौरान ही उनके दिमाग में ऐसे क्यों आया कि हमें भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध था
या द्वितीय विश्व युद्ध भी था, तो उसमें क्या हुआ था कि ज्यादातर जो लोग थे वो बॉर्डर पर लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, तो जैसे हमारे देश में पहले क्या होता था कि महिलाएं घर का काम देखती थी और जो पुरुष है वो बाहर का काम देखते हैं। बाहर का मतलब पैसे कमा के लाते थे पुरुष, और महिलाएं क्या घर का काम देखती थी, बच्चों को पालती थी। ये सारे काम कौन करते था? महिला करती थी। वैसे ही बिल्कुल सेम सिस्टम कहाँ चल रहा था? यूरोप में चल रहा था, अमेरिका में चल रहा था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ी, तो ज्यादातर देश के जो युवा थे, जो जवान लोग थे, उनको कहाँ भेज दिया गया? बॉर्डर पे भेज दिया गया। अब बाकी का काम कौन करेगा? भाई मजदूरी कौन करेगा? देश को चलाने के लिए भी तो काम करने की जरूरत है। मजदूरी कौन करेगा? क्लर्क का काम कौन करेगा? टीचर कौन करेगा? या कोई भी फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको कौन बनाएगा? है ना? आटा कौन पीसेगा? सब्जी कौन उगाएगा? इस सब के लिए लोगों की जरूरत थी, और लड़के हो गए थे सभी देशों में कम। तो वहां की महिलाओं ने क्या किया कि वहां पर काम करना शुरू करा। अब जब कोई भी महिला घर से बाहर निकलती है, ठीक है, तो फिर वो वैसे ही अधिकार चाहती है जैसे पुरुषों के पास अधिकार होते हैं। तो वहां की महिलाओं ने भी बोला कि जब हम बाहर पैसे कमाने के लिए जा सकते हैं, जब हम बाहर काम कर सकते हैं, पुरुष के बराबर काम कर रहे हैं, जबकि पुरुष से हम ज्यादा काम कर रहे हैं, बाहर भी काम करके आ रहे हैं और घर में भी बच्चों को भी देख रहे हैं, तो जब हम पुरुष से ज्यादा काम कर रहे हैं या पुरुष के बराबर काम कर रहे हैं, तो हमें अधिकार भी पुरुषों के बराबर ही चाहिए। हमको भी वोट डालने का अधिकार दो। ठीक है, वहीं से जो महिलाएं वो आगे बढ़ती रहीं और अपने लिए आंदोलन करती रहीं कि हमें अब पुरुषों की तरह बराबरी चाहिए। ठीक है, और आपको मन में ये आएगा कि वो लोग फैशन में छोटे कपड़े पहनते हैं, इस तरह की चीजें होती है ना, जो विदेश के लोग हैं वो छोटे कपड़े पहनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो छोटे कपड़े फैशन, पहले फैशन नहीं था। जब वहां के लोगों ने छोटे कपड़े पहनना शुरू करा था, स्पेशली महिलाओं ने क्यों किया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब क्या हुआ, जब ज्यादातर लोग कहाँ चले गए? बॉर्डर पे चले गए। अब कपास नहीं उगा पा रहे थे, कपड़े नहीं बना पा रहे थे, कपड़ों की कमी हो गई थी, क्योंकि ज्यादा जब जो भी मटेरियल था कपड़े बनाने का, ज्यादा से ज्यादा सेना के लिए भेज देते थे कि सेना के लिए नए नए कपड़े तैयार करने की जरूरत है, तो उनके लिए कपड़े भेजो। और बाहर दूसरे देश से ना तो कपास खरीद पा रहे थे, ना रेशम खरीद पा रहे थे, क्योंकि युद्ध चल रहा था। जिसके भी जहाज जाते, एक दूसरा उस जहाज को लूट लेता, तो व्यापार पूरा ठप था उस टाइम पे। तो कपड़ों की एक तरह से कमी हो गई थी। तो ज्यादातर जो कपड़े थे वो किसको सिल सिल के भेज दिए जाते थे? सैनिकों के लिए भेज दिए जाते थे, ताकि पहचान रहती है ना सैनिकों के कपड़ों से कि ये इस देश के सैनिक है, ये इस देश के सैनिक है ना? तो वहां की महिलाओं के पास जो कपड़े थे वो कम, मतलब कपड़े जो थे वो बहुत महंगे हो गए। तो महिलाओं ने क्या किया? वो शॉर्ट कपड़े पहनने लगी। कपड़ों की कमी की वजह से वो कैसे कपड़े पहनने लगी? शॉर्ट। आजकल आप लोग क्या देखते हो कि वहां के लोग कितने फैशनेबल हैं, वो छोटे कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। भाई उनकी मजबूरी थी, जिस टाइम पे उन्होंने छोटे कपड़े पहनने शुरू करे थे। आजकल तो फैशन है। ठीक है, आजकल हमारे इंडिया में भी लड़कियां घूम रही हैं जिनको ऐसे नहीं घूमना चाहिए, शॉर्ट बिल्कुल पहन लेती हैं, घुटने से भी ऊंचे ऊंचे कपड़े पहन लेती है, नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है कई लड़कियां मुझे गाली देंगी कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, नहीं पहनना चाहिए इतने छोटे कपड़े। आप लोअर टी शर्ट पहनो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब जो भी कपड़े पहनो पूरे पहनो, गाउन पहनो, बहुत सारी ऑप्शन है। ऐसा तो नहीं है कि बस एक साड़ी ऑप्शन है। सलवार सूट पहनो, जींस टॉप पहनो, लोअर टी शर्ट तो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, आराम से पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, काम भी आराम से कर सकते हो, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ। लेकिन ये जो छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हो, ये आगे आपके लिए ही नुकसान है। ठीक है, अब देखो विदेश के लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं, कुछ तो खासियत होगी ना जो हमारी संस्कृति को वो अपना रहे हैं। तो ये जो जो चीज थी आपको समझ में आ गया ना, कहां से शुरू हुई? ये प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुई। वहीं से ही कपड़ों की कमी होने लगी, क्योंकि सेना के लिए कपड़ों की जरूरत थी, तो लोग जो वहां की महिलाएं थी वो छोटे कपड़े पहनना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये बात एक हो गई। दूसरी बात ये हो गई, जब वो बाहर काम करने लगी तो उन्होंने बोला भाई हमें भी पुरुषों के बराबर बराबरी चाहिए। अब ये सारी चीज कौन देख रहा था? हमारे देश के नेता देख रहे थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, वो सारे नेता देख रहे थे। तो सभी नेता इस फेवर में थे कि जो मत अधिकार है महिला और पुरुष दोनों के लिए समान होना चाहिए।
उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि जब हमारा देश आजाद होगा हम पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार देंगे। ठीक है, अब देखिए एक लाइन लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में कि 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में, ये जो बुक है यंग इंडिया पत्रिका, सॉरी जो ये पत्रिका है यंग इंडिया पत्रिका, ये किसने लिखी है? गांधी जी ने लिखी है। और गांधी जी ने उसमें क्या जिक्र किया है कि सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब गांधी जी ने कहा है कि ऐसा नहीं, हमारा जो जब देश आजाद होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो अमीर हैं वो वोट डाल सकते हैं, जो गरीब हैं वो वोट नहीं डाल सकते हैं, महिलाएं वोट नहीं डाल सकती हैं, या कोई भी विकलांग है वो वोट नहीं डाल सकता है। हमारे यहाँ जब देश आजाद होगा तो सार्वभौमिक मत अधिकार होगा, यानी कि जो भी इस देश में जन्म लेगा वो वोट डालने का अधिकारी है, चाहे वो बिल्कुल भीख मांगता है वो भी वोट डाल सकता है। ठीक है, चाहे वो कितना भी गरीब है, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है, लेकिन वोट डालने का अधिकार उसको भी मिलेगा क्योंकि वो भी देश का नागरिक है। तो गांधी जी ने बोला कि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं करेंगे जैसे पहले था। अभी आप देखिए जो विदेश था, यूरोप था या अमेरिका था, वहां पर कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी गई महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए। और हमारे देश के लोग कितने अच्छे हैं कि हमें बिना लड़ाई लड़े, बिना कहा सुनी करे, उन्होंने हमें ये अधिकार दिया कि आप वोट डाल सकती हो, आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकती हो, जबकि हमें आरक्षण दे रहे हैं कि भाई आरक्षण लो, इतने % सीट तुम्हारी है और तुम आगे बढ़ो। तो हमारा भारत कितना महान है। ठीक है, तो कभी भी अपने भारत की बुराई नहीं करनी है, हमेशा कहना हमारा भारत कैसा है, महान है। अगर थोड़ी बहुत कुछ कमियां हैं भी तो आगे आप उनको सुधारने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सभी घरों में होती है, हमारा जो भारत है वो भी एक घर ही है हमारा, तो थोड़ी बहुत चीजें चलती रहती हैं। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। ठीक है, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ तो प्लीज लाइक कर दिया करो, है ना। और जो भी आपके फ्रेंड एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, आपने नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तब भी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तो आपको जरूर करना ही करना है और लाइक भी करना है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।